Hello students, welcome to the my class. My name is अजय पांडे. आज इस वीडियो में हम कूलाम फोर्सेस पर बेस्ड PYQ को सॉल्व करने वाले हैं. कूलाम फोर्स के कॉन्सेप्ट को पहले हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे जिससे आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का उत्तर खुद दे सकें और न्यूमेरिकल्स को खुद से सॉल्व करना सीख सकें. तो सबसे पहले कूलाम फोर्स आप जानते ही हो. Coulomb force acting between two charges, stationary charges is F equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square. तो इसका जो है इससे जो क्वेश्चंस बनते हैं, इट फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ. यह इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है. इट फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ क्योंकि ये डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. इसलिए आपका बनता है कि दिस लॉ फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ. इट आल्सो फॉलो न्यूटन्स थर्ड लॉ या न्यूटन के थर्ड लॉ को भी फॉलो करता है. कहने का मतलब यदि दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, Q1 जितना Q2 पर फोर्स लगाता है, Q2 भी उतना ही फोर्स Q1 पर लगाता है. एक्शन का अपोजिट और इक्वल रिएक्शन होता है. न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. नेक्स्ट पॉइंट इसका होता है फोर्स बिटवीन. ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं. Force between two charges is unaffected by the presence of third charge. जैसे ये दो चार्ज हैं, इनके बीच में जो फोर्स काम करेगा वो किसी तीसरे या चौथे चार्ज की प्रेजेंस से इस फोर्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. मान लीजिए कि ये डिस्टेंस है जिस तरीके से है. मान लीजिए कि Q1 और Q2 के बीच 10 न्यूटन का फोर्स है, तो इस पर इन चार्जेस के कारण नेट फोर्स तो बदल जाएगा, लेकिन जो Q1 Q2 पर जो फोर्स लगा रहा वो 10 न्यूटन ही होगा. कहने का मतलब ये है कि ये दो चार्ज जो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं वह नहीं बदलेगा. अन्य चार्जेस के कारण नेट चार्ज तो बदल जाएगा, टोटल जोड़ तो बदल जाएगा, लेकिन दो चार्ज के बीच कार्य करने वाला फोर्स वो चेंज नहीं होता है. अनअफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ थर्ड चार्ज. ये आप पॉइंट्स लिखते जाएंगे. अनअफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ थर्ड चार्ज. प्रेजेंस ऑफ थर्ड चार्ज ऑफ थर्ड चार्ज. इस तरह से हमने आपको बताया कि जो मेन पॉइंट्स थे, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करता है और दो चार्ज के बीच कार्य करने वाला फोर्स तीसरे चार्ज के कारण प्रभावित नहीं होता है. इसके बाद जो है आपका इफ ए डाइइलेक्ट्रिक is inserted between the two charges. यदि दो चार्ज के बीच में, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे कि यदि दो चार्ज के बीच में कोई डाइइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया जाए तो फोर्स कितना चेंज हो जाता है. मान लीजिए कि ये एयर में रखे गए हैं, इनके बीच कार्य करने वाला फोर्स F एयर, और इसके बाद अगर इसमें कोई डाइइलेक्ट्रिक मीडियम रख देते हैं तो इसके कार्य करने वाला फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस व्हेन ए डाइइलेक्ट्रिक मीडियम इज प्लेस्ड, देन दिस फोर्स रिड्यूसेस टू. तो होता क्या है, F के इक्वल टू 1 अपॉन K टाइम्स F एयर. ये चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं. यदि आप दो चार्ज किसी मीडियम में रखे जाते हैं तो फोर्स पर क्या फर्क पड़ता है. दिस इज रिड्यूसेस टू 1 अपॉन
k टाइम्स f एयर। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपसे पूछे जा सकते हैं। When two charges are placed in air, then force acting between them is F air. If a dielectric medium is inserted between the charges, then force reduces to 1 upon k times. इस मल्टीपल चॉइस में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद आपका होता है ग्राफ आपको खींचने के लिए दिए जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन कूलॉम फोर्स एंड F वर्सेस 1 अपॉन आर स्क्वायर। ये दो ग्राफ आपको हम खींच के बता रहे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कई बार आपका नीट में और जेईई मेंस में भी पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और वर्सेस एयर भी आपको हम अभी खींच के बताते हैं। तो F वर्सेस कूलॉम फोर्स 1 अपॉन आर स्क्वायर से इसका ग्राफ खींचने के लिए दिया जाए, या आर के वर्सेस, इन दोनों को बहुत ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम आर के वर्सेस F और आर के बीच में हम ग्राफ खींचते हैं। किसी भी ग्राफ को जब खींचना हो, ग्राफ खींचने का तरीका आपको बता रहे हैं। बहुत सारे ग्राफ आएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस के साथ ग्राफ है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ है और फोर्स के साथ है। ग्राफ कैसे खींचें, तो सबसे पहले हम इसको बताते हैं F वर्सेस आर। ग्राफ खींचने के लिए हम उस रिलेशन को लिखते हैं फोर्स और रेडियस का। यहाँ आप देख रहे हो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ये हो जाता आपका बहुत सिंपल सा ग्राफ। F आप देख रहे हो कि F की वैल्यू डिस्टेंस के साथ घटती चली जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये एक आपका ऐसे ग्राफ आता है, F की वैल्यू ऐसे घटती चली जाती है। इस तरह से जब आप डिस्टेंस को बढ़ाते हो तो ये कम होता चला जाता है, और डिस्टेंस को जब आप कम करते जाते इस तरफ आते हो तो F की वैल्यू बढ़ती जाती है। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ है। और ये F वर्सेस आर, अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं कि यही ग्राफ इस वाले में भी खींच देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम बता। नाउ प्लॉट ये ग्राफ F वर्सेस 1 अपॉन आर स्क्वायर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है। ये आपका नीट में, जेईई मेंस में कई बार पूछा गया है। अक्सर बच्चे F वर्सेस आर का ग्राफ खींच देते हैं, जो कि गलत है। हमें जिस भी ग्राफ को खींचना होता है, जिसके बीच में, उसका फार्मूला लिखते हैं, और जिस रिलेशन को करना है उसको हम एक क्वांटिटी मान लेते हैं 1 अपॉन आर स्क्वायर। इसको हम यक्स अगर मान लें तो ये रिलेशन इस तरीके से हो जाता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। इस 1 अपॉन आर को हम यक्स मान लेते हैं। 1 अपॉन आर स्क्वायर, लेट 1 अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू यक्स। ये रिलेशन इस तरीके से हो जाता है। हमें जिसका ग्राफ खींचना है उसको एक क्वांटिटी मान लीजिए, 1 अपॉन आर स्क्वायर को यक्स मान लिया। इस रिलेशन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं F इक्वल टू, इसको अगर हम इसकी वैल्यू को कांस्टेंट मान लें तो ये F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यक्स। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यक्स, और ये एक कांस्टेंट होगा। इसको अगर हम मान लें F इक्वल टू के यक्स, के कोई भी के एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मान लें, F इक्वल टू के यक्स। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसको हम अगर इससे कंपेयर करते हैं, y इक्वल टू एम एक्स एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है। आपने इसको पढ़ा है 10th में, और मैथ में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है, वेयर m इज द स्लोप ऑफ द लाइन। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड m इज द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसका ग्राफ अगर हम खींचते हैं तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है और आपको समझना है। अब m क्या है, स्लोप है, और यहाँ m इक्वल टू दिस क्वांटिटी।
value of slope depends on the nature of Q1 and Q2. m या k की वैल्यू इस पर डिपेंड करेगी। स्लोप का मतलब एक्स एक्सिस से जो एंगल होता है उसको हम स्लोप बोलते हैं। इफ Q1 एंड Q2, यहां देखिए Q1 और Q2 सेम नेचर के हैं तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव आएगी। Q1 और Q2 अगर सेम नेचर के हैं तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव आएगी, क्योंकि Q1 Q2 का मल्टीप्लीकेशन आप करेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा। स्लोप इज पॉजिटिव इफ Q1 एंड Q2 आर ऑफ सेम नेचर, और ये होता है स्लोप का मतलब एक्स एक्सिस से जो एंगल वो आपका बनता है ये। दिस इज द इक्वेशन y इक्वल टू mx वेयर स्लोप इज पॉजिटिव। तो यहाँ पर, और ये डिफरेंट नेचर के हों, इफ Q1 एंड Q2 आर ऑफ डिफरेंट नेचर, अगर एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, इस तरीके से है, तब ये इनका मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव आएगा, यदि m की वैल्यू नेगेटिव आएगी, स्लोप नेगेटिव आएगा, जो एंगल बनेगा वो नेगेटिव डायरेक्शन में बनेगा, वो आपका इस तरीके से हो जाता है। दिस इज F1, दिस इज F2। आपको ग्राफ खींचने के लिए दिया जाए वो F वर्सेस 1/r², इस तरीके से प्लॉट करेंगे। इसमें आपसे पूछा जाए Q1 और Q2 का नेचर क्या है। When Q1 and Q2 are of same nature, OA represent the force of repulsion। ये रिपल्सन को शो करेगा, सेम चार्ज जो है वो रिपल्सन करते हैं और अपोजिट चार्ज जो है वो अट्रैक्शन करते हैं। इस तरीके से ये आपसे पूछा जाए इस ग्राफ में OA क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस इज रिपल्सन एंड फोर्स F1 इज रिपल्सन एंड फोर्स F2 इज अट्रैक्शन। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जेईई मेंस में और नीट में भी कई बार पूछा गया है। आपको F वर्सेस 1/r² जब प्लॉट करना है, जिस भी ग्राफ को आपको खींचना हो उसको आप लिख लीजिए। किस क्वांटिटी से आपको ग्राफ खींचना है, 1/r², इसको एक निश्चित क्वांटिटी मान लो x, एक क्वांटिटी मान लेते हैं जब भी ग्राफ खींचना हो। इसी ये आपका F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, यानी F की वैल्यू x के साथ साथ बढ़ेगी। और ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट kx ले लें तो ये एक इक्वेशन आप स्ट्रेट लाइन होता है, और स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आप जानते हो, वी नो दैट y इक्वल टू mx वेयर m इज द स्लोप। यहाँ k हो जाएगा, इससे कंपेयर करेंगे, और m की वैल्यू, k की वैल्यू किन पर डिपेंड करेगी, Q1 और Q2 पर। Q1 और Q2 अगर सेम नेचर के होंगे तो इनका मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव आएगा, स्लोप पॉजिटिव होगा। सेम नेचर के होंगे रिपल्सन होगा, अपोजिट नेचर के होंगे तो ये नेगेटिव आ जाएगा, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। दिस इज द अट्रैक्शन। इस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके बाद आपका होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपसे ये पूछा जाता है, इफ चार्जेस Q एंड Q, कैपिटल Q, if two charges Q and Q are placed at a distance r, if two charges Q and Q, आप लिख भी लेंगे न्यूमेरिकल को, if two charges Q, कैपिटल Q are placed at a distance r, then where should ये चार्ज Q, स्मॉल q, ऐसे भी पूछ सकते हैं। एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ Q if it is placed at the center of the charges to balance the equilibrium position. If two charges Q, capital Q, are placed between at A and B at a distance r, what is the value of charge Q? Yeah, find the value of charge Q when it is placed at the center of the line joining AB
टू बैलेंस द इक्विलिब्रियम पोजीशन। दो चार्जेस Q, हिंदी में आप समझिए Q और Q A और B पर रखे गए हैं। इनके मिड पॉइंट पर, सेंटर पर स्मॉल चार्ज Q कितने मैग्नीट्यूड का रखा जाए कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पोजीशन में हो। फाइंड द वैल्यू ऑफ Q when it is placed at the midpoint of the line joining AB to balance the equilibrium position of the system। अब इसको कैसे Q की वैल्यू फाइंड करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस में भी आपसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन आप एक बार फिर से लिख लीजिए। When two charges Q, capital Q, placed at A and B, find the value of charge Q when it is placed at the midpoint of the line joining AB to balance the equilibrium position of the system। अब हम इसको लिख देते हैं। Find the value of Q to balance the equilibrium position। इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द सिस्टम, ये क्वेश्चन आपसे होगा ऑफ द सिस्टम। क्वेश्चन है टू चार्जेस कैपिटल Q प्लेस्ड A एंड B, फाइंड द वैल्यू ऑफ Q, ये लिखा गया है टू बैलेंस द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द सिस्टम व्हेन इट इज प्लेस्ड एट मिड पॉइंट। When Q is placed at the midpoint, at the midpoint of AB। ये आपका क्वेश्चन है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा और देखते हैं। दो चार्ज रखे गए हैं, सेम नेचर के हैं, एक दूसरे को रिपल्सन करेंगे। इस सिस्टम को बैलेंस करने के लिए इसके मिड पॉइंट पर हम चार्ज Q रखेंगे तो ये इन दोनों के रिपल्सन को बैलेंस करे। Q की वैल्यू जो Q पहले कैपिटल Q जो फोर्स लगाएंगे रिपल्सन का, उसको बैलेंस करने के लिए Q हम अपोजिट नेचर का रखेंगे जो इनको रिपल्सन को अट्रैक्शन करे, अट्रैक्शन के द्वारा बैलेंस करे। फोर्स बिटवीन Q एंड Q, ये हो जाता है F, इसको हम कैपिटल Q से लिख दे रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। अब ये चार्ज इसको बैलेंस करे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा अगर बैलेंस करेगा तभी इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगा। नाउ F स्मॉल q, ये फोर्स जो इस पर लगाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r/2, ये मिड पॉइंट पर रखा गया है r/2 का स्क्वायर। इन दोनों का बोथ फोर्सेज आर इक्वल एंड इन अपोजिट डायरेक्शन। जब ये दोनों बराबर और अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तभी यह सिस्टम इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगा। तो ये आप इसको लिख सकते हैं FQ = -FQ। इस तरह से ये सिस्टम तभी बैलेंस होगा। इन दोनों इक्वेशंस में हम वैल्यू जब पुट करते हैं तो आपका हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर, Q इंटू Q स्क्वायर अपॉन r²। ये हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये r²/4 और 4 आपका ऊपर चला जाएगा 4Q इंटू Q अपॉन r²। ये क्वांटिटीज आपकी कैंसिल हो जाएंगी, एक Q कैंसिल होगा, r² कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा
ये आपका हमने यहाँ माइनस लिखा है, q इक्वल टू -4q और q इक्वल टू -q/4। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन बिल्कुल साफ है, दो चार्जेस कैपिटल Q r दूरी पर रखे गए हैं, इनके बीच में तीसरा चार्ज Q कहाँ रखा जाए, उसके सेंटर पर कितने अमाउंट का हो, Q की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है जिससे सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो। Q की वैल्यू -q/4, ये आपका मल्टीपल चॉइस में या सॉल्व में भी दिया जा सकता है। तो इस तरह से आपको हमने बताया कि जब कूलाम्ब फोर्स के द्वारा किस तरह के क्वेश्चंस PYQ होते हैं। एक क्वेश्चन और आपको बताते हैं, 3 चार्जेस, क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखिए। 3 चार्जेस Q, आप क्वेश्चन लिख लेंगे, Q -Q और +Q are placed at the vertices of equilateral triangle. Question again, 3 charges Q -Q +Q are placed at the vertices of equilateral triangle. Equilateral triangle का मतलब इनकी साइड्स बराबर होती हैं और ये एंगल इनके बीच का 60 डिग्री होता है। क्वेश्चन आप लिख लेंगे, हम बोल रहे हैं बार बार, 3 charges Q -Q +Q are placed at the vertices of equilateral triangle. Find the net force acting at the charge Q placed at point A. ये आपका क्वेश्चन है। एक बार अगेन, 3 charges प्लस Q, Q का मतलब प्लस ही होता है, -Q +Q are placed at the vertices of equilateral triangle. Find the net force acting on the charge Q placed at point A. ये आपका किसी पर भी दे सकते हैं क्वेश्चन, आपका तरीका सब में एक ही आएगा, हम आपको अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं। इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए हम करते क्या हैं, इस चार्ज पर जो फोर्स काम करेगा पहले इस चार्ज के कारण ज्ञात कर लेंगे, फिर C पर जो चार्ज है इसके कारण ज्ञात कर लेंगे। कहने मतलब ये चार्ज इस पर कितना फोर्स लगाएगा, ये वाला चार्ज इस पर कितना फोर्स लगाएगा, और इसका हम वेक्टर सम कर लेते हैं क्योंकि वेक्टर फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो सबसे पहले आप ज्ञात करते हैं FB, B पर जो चार्ज है उसके कारण इस पर लगने वाला फोर्स 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ हम दिशा देखते हैं, ये -Q है, +Q को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसकी डायरेक्शन इस तरीके से आएगी। अब इसी तरह से इसके कारण आप हर तरह के क्वेश्चंस को आप जानिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। कूलाम्ब फोर्सेज में कहीं भी आपको नेट फोर्स ज्ञात करना है तो पहले सिस्टम को देखिए, इसके कारण इस पर कितना फोर्स लगेगा, फिर इसके कारण कितना फोर्स लगेगा, इसको हम जोड़ लेते हैं। जोड़ने का तरीका वेक्टर का होगा क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसी तरह सभी सवाल को हम सॉल्व करेंगे चाहे जिस तरीके से दिया जाए। ये हो जाता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। इसकी डायरेक्शन देखिए, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, इसको रिपल्सन करेगा, ये इसको दूर हटाएगा और इसकी डायरेक्शन इस तरीके से होगी। अब आप देखिए इन दोनों को जोड़ना है। जोड़ने का तरीका आपको पता है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसको आप हम रफ वर्क पे आपको समझा रहे हैं कि यदि दो वेक्टर इस तरीके से हो, किसी एक पॉइंट पर काम कर रहे हो, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, इन दोनों का रिजल्टेंट, इन दोनों का जोड़ अगर करना है तो ये इसके डायगोनल के द्वारा व्यक्त होता है। ये पैरेललोग्राम, इसके पैरेललोग्राम मेंटेन कर लेते हैं।
ये होता है पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन। कहने का मतलब यहाँ एक अगर हम इसका डायगोनल खींचें इस तरीके से तो इसका रिजल्टेंट आर डायगोनल के द्वारा व्यक्त हो। तो इस तरह से पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन आपको हम यहाँ बता रहे हैं। तो पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है कि डायगोनल से दोनों साइड पर पैरेलल साइड्स खींच देते हैं, और यहाँ से हम इसके पैरेलल और यहाँ से हम इसके पैरेलल, एक पैरेललोग्राम बन जाता है। डायगोनल से इसके पैरेलल यहाँ से खींचा और इस साइड के पैरेलल इससे खींचा। ये डायगोनल आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और ये होता है R इक्वल टू, ये फार्मूला है बेटा, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। थीटा इसके बीच का एंगल होता है। यहाँ देखिए ये हो जाएगा R इक्वल टू नेट फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q, ये आप वैल्यूज रख दीजिए, FB स्क्वायर FC स्क्वायर प्लस 2FB FC कॉस थीटा। FB और FC बराबर हैं, इनको FE मान लेते हैं। देखिए दोनों बराबर हैं, ये हो जाता है F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F, इन दोनों को मान लेते हैं F इंटू F स्क्वायर कॉस, इनके बीच का एंगल देखिए क्या होता है, FB और FC के बीच का एंगल देखिए, ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन है। यहाँ ध्यान दीजिए, ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन है 180, और ये एंगल 60 का है, जिसलिए ये 120 ये एंगल होगा, cos 120। ये आप समझ रहे होंगे, इसको हम मिटा रहे हैं। तो इस तरीके से 2F स्क्वायर R इक्वल टू F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर 2F स्क्वायर और प्लस 2F स्क्वायर cos 120 की वैल्यू होती है -1/2, -1/2। cos 120 की वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे या इसको याद कर लेंगे। ये हो गया 2F स्क्वायर माइनस F स्क्वायर, दिस इज F स्क्वायर इक्वल टू F। R इक्वल टू आपका ये होता है F, और F की वैल्यू आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ये आपने अभी फाइंड किया था। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड इसका आता है व्हेन चार्जेज आर एट द वर्टिसेज ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। इस तरह से लगभग हर तरह के क्वेश्चंस हमने आपको इस वीडियो में सॉल्व किए हैं, और आप इससे कॉन्सेप्ट को जब आपको क्लियर होगा तो आप हर तरह के क्वेश्चन खुद आप सॉल्व कर सकते हो। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन